वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गुलिस्तान अदब बुक से उर्दू का पहला प्रोजेक्ट लिखने का तरीका बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से डिटेल के अंदर लिखोगे। तो बच्चों, जो पहला प्रोजेक्ट है वो आपको अपनी दरसी किताब का तबसरा करते हुए लिखना है, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में पूरी ही मालूमात को आपको डिटेल में लिखना है। तो बच्चों, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आप सभी को पता है कि पिक्चर ज़रूर लगाई जाती हैं, क्योंकि पिक्चर्स लगाने के भी 2 नंबर हैं। तो आप अपनी दरसी किताब के अलग अलग जो पिक्चर्स हैं चैप्टर वाइज दी गई हैं उन्हें ज़रूर लगाइएगा। जहाँ जहाँ पर पिक्चर्स लगानी है मैं बताती जाऊँगी आपको। तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज तैयार करेंगे। फ्रंट पेज पर अपना नाम और रोल नंबर वगैरह लिखते हैं। फिर सेकंड पेज पर आप क्या लिखोगे, जो बातें आप प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल के अंदर बताओगे उन सभी पॉइंट्स को नोट करते हैं, जैसे कि उन्वान है दरसी किताब का तबसरा। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे दरसी किताब का निज़ाम तालीम। फिर अगले पॉइंट में लिखेंगे हम दरसी किताब कमेटी के मेंबर्स कौन कौन हैं। फिर लास्ट के अंदर इस दरसी किताब का मुकम्मल तबसरा लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि एक पेज पर आपको वो सभी पॉइंट लिखकर बताने हैं जिन जिन की डिटेल आप आगे लिखोगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट को लिखेंगे। तो इस वाले पॉइंट को आप जिधर की साइड प्लेन पेज होता है उधर लिख दोगे खूबसूरत सा बड़ा बड़ा लिखकर, और फिर उसकी इस वाले पेज पर डिटेल लिख दोगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है। तो टॉपिक क्या लिखोगे पहला पॉइंट का, दरसी किताब का निज़ाम तालीम। मौजूदा दौर में निज़ाम तालीम में यानी कि एजुकेशन सिस्टम में दरसी किताब का यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक का रोल बहुत बड़ी अहमियत रखता है। निसाब यानी कि सिलेबस की सच्ची और अहम तालीम तलबा को दरसी किताब के ज़रिए ही मिलती है, जिससे उस्ताद और तलबा दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। किसी भी चीज़ को सीखने में दरसी किताब का अहम रोल होता है। किताबों के ज़रिए माजी और मौजूदा दौर के बारे में तलबा को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब बच्चों, अगला पॉइंट लिखोगे, इसे आप हाईलाइट करोगे कि एक अच्छी दरसी किताब की खसूसियात। क्या लिखोगे, एक अच्छी दरसी किताब की खसूसियात। तो इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है पढ़कर सुनाती हूँ। इस किताब का ख़ास मकसद तलबा को बुनियादी ज़बान से वाकिफ़ करना और मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात फ़राहम करना होता है। कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम यानी कि NCERT के ज़रिए ध्यान में रखते हुए ज़ेरे एहतमाम तैयार की गई गुलिस्तान अदब 12वीं जमात के तालिब इल्मों को उर्दू बतौर तीसरी ज़बान की शक्ल में पढ़ाने के लिए तैयार की गई है। इस किताब की तालीफ़ व तदवीन में मौजूदा तालीमी ज़रूरियात के अलावा कौमी, समाजी और अखलाकी इक़दार को भी महफूज रखा गया है। इस बात पर भी ख़ास यानी कि ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है कि बच्चों को बराह रास्त नसीहतें ना की जाएं, बल्कि ज़बान की तदरीस के दौरान उनके अंदर किताब में मौजूद असबाक को पढ़कर शऊर पैदा हो सके। यानी कि इस बात में बच्चों, इस किताब में तालिब इल्मों को ये सिखाने की कोशिश की गई है कि ये बताने की कोशिश की गई है कि जो इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़कर उनके अंदर मॉरल एजुकेशन की समझ आए, उनके अंदर शऊर पैदा हो। फिर अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि हमारी दरसी किताब के असबाक यानी कि चैप्टर्स के इंतखाब में कौमी दरसियात का खाका 2005 के साथ साथ बच्चों की उम्र, दिलचस्पी और नफ्सियात का भी ख़ास ख्याल रखा गया है, तभी इन चैप्टर्स को कोर्स के अंदर शामिल किया गया है। मशकों में ज़्यादा से ज़्यादा तनु पैदा करने की कोशिश की गई है, तालमेल पैदा करने की कोशिश की गई है, ताकि तालिब इल्म में न सिर्फ उर्दू ज़बान से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो, बल्कि वो बआसानी मयारी उर्दू बोलना, पढ़ना और लिखना भी सीख जाएं। मशक़ें इस तरह वाज़े यानी कि इस तरह लिखी गई हैं कि तालिब इल्मों की फ़िक्री सलाहियत के अंदर इजाफ़ा होने के साथ साथ ज़बान की बुनियादी महारतों का फ़रोग़ हो, यानी कि
जो क्वेश्चन आंसर वगैरह एक्टिविटीज़ जो दी गई हैं उनको इस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है जिससे आपकी उर्दू ज़बान सुधर सके और उसको फ़रोग़ मिल सके। आगे है मशकों में ज़्यादा से ये तो हो गया था। रटने के तरीक़ा कार से गुरेज किया गया है। अफ़हाम व तफ़हीम पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। रट्टाफिकेशन को बिल्कुल हटा दिया गया है इस कोर्स से। चैप्टर्स इस तरीके से लिखे गए हैं हमारी बुक के अंदर जिन्हें पढ़कर बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। मशकों के ज़रिए इस किताब को ज़्यादा आसान, दिलचस्प और कारआमद बनाने की कोशिश की गई है। ये किताब एक ऐसी कमेटी के ज़रिए तश्कील दी गई है जिसमें माहिरीन मज़मून और उस्ताज़ा शामिल थे। समझ में आया कि ये किताब किन लोगों के ज़रिए लिखी गई है, किसी एक इंसान के ज़रिए नहीं लिखी गई है बल्कि उन सभी माहिरीन को कमेटी में शामिल किया गया था जो कि उर्दू ज़बान से, उर्दू लिटरेचर से और बच्चों की नफ्सियात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। इन सभी लोगों की मुश्तरका यानी कि मिली जुली कोशिशों की वजह से ही ये दरसी किताब बनकर तैयार हुई है। अब वो लोग कौन कौन हैं जो कि इस कमेटी के अंदर शामिल हैं उनके बारे में भी लिखना प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबके नाम लिखे हैं। आप क्या लिखोगे प्लेन वाले पेज पर, बहुत खूबसूरत सा बड़ा बड़ा लिखना कि दरसी किताब कमेटी के मेंबर। पहले हैं चेयरमैन हैं मशावरती कमेटी बराए ज़बान, तो क्या नाम है इनका, नामवर सिंह है और प्रोफेसर एमरेट्स हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं। अगले हैं खसूसी सलाहकार, तो खसूसी सलाहकार का नाम है शमीम हनफी, प्रोफेसर एमरेट्स जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से हैं ये दोनों ही। फिर है चीफ कोऑर्डिनेटर्स, तो इनका नाम है रामजन्म शर्मा, साबिक प्रोफेसर और हेड हैं। ये कौन है, रामजन्म शर्मा साबिक प्रोफेसर और हेड हैं इस कमेटी के जिन्होंने किताब लिखी है और ये कहाँ से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस NCERT नई दिल्ली से हैं। आगे हैं इस किताब के जितने भी मेंबर्स हैं लिखने में जो लोग शामिल हैं जिन्होंने अपना अपना ताउन दिया है, तो हैं खलीक अंजुम है, जनरल सेक्रेटरी हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद नई दिल्ली से हैं। सैयद हनीफ अहमद नकवी हैं जो कि प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से हैं। शमसुल हक उस्मानी हैं, प्रोफेसर हैं, शोबाए उर्दू से हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के। अब हैं शमीम अहमद TGT हैं, सेक्रेटरीट क्रिसेंट स्कूल से, दरियागंज नई दिल्ली के क्रिसेंट स्कूल से है ये। आगे है शहपीर रसूल, रीडर हैं, शोबाए उर्दू के, जामिया मिलिया इस्लामिया। आगे है सादिकुर रहमान, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। कादरी ये सदर हैं शोबाए उर्दू के, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से। ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, रीडर हैं, शोबाए उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अब्दुल हक प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अतीकुल्ला प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। काजी जमाल हुसैन प्रोफेसर हैं, शोबाए उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। कनीज़ वारसी PGT हैं, रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से। मोहम्मद शाहिद हुसैन प्रोफेसर और सदर तनबियाए उर्दू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो बच्चों ये सारे ही मेंबर्स हैं उर्दू कमेटी के जो कि हमारे निसाब की किताबों को लिखते हैं। अब बच्चों आपको लास्ट में गुलिस्तान अदब किताब का बिल्कुल मुकम्मल तबसरा लिखना है, विद चैप्टर्स लिखना है। तो सबसे पहले लिखोगे कि ये किताब 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा हिस्सा-ए नस्र है, दूसरा हिस्सा हिस्सा-ए नज़्म है। हिस्सा-ए नज़र की शुरुआत मकतूब निगारी से की गई है। मकतूब निगारी एक फ़न है जो कि उर्दू ज़बान में बड़ी महारत के साथ उर्दू लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए लिखे गए ख़तूत होते हैं, यानी कि ख़त होते हैं। दरसी किताब में जिन ख़तूत का नमूना दिया गया है
वो मिर्ज़ा गालिब के ज़रिए लिखे गए हैं। तो बच्चों प्लेन वाले पेज पर आपको मिर्ज़ा गालिब की पिक्चर भी लगानी पड़ेगी और फिर इस चैप्टर के बारे में बताना पड़ेगा। और मकतूब निगारी को जिस टाइम आप डिटेल के अंदर लिखोगे तो मकतूब निगारी को आपको खूबसूरत सा प्लेन वाले पेज पे बड़ा बड़ा लिख कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएटिविटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के भी 2 नंबर मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि खाली आपको सीधा सीधा सपाट लफ्ज़ों में नहीं लिखना है, पिक्चर्स का, क्रिएटिविटी का, लफ्ज़ों का बड़ा बड़ा लिखने का डिटेल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ख़त इन्होंने मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा था और दूसरा ख़त मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम लिखा था। आगे है, इसके बाद किताब में तनकीदी मज़मून है। तनकीदी मज़मून उर्दू अदब यानी कि उर्दू लिटरेचर की एक ऐसी अदबी सिन्फ है, यानी कि एक ऐसा लिटरेचर का प्रकार है जिसमें किसी अदबी तख्लीक यानी कि किसी भी मज़मून या फिर उर्दू अदब की किसी भी मज़मून या किसी भी टॉपिक को पढ़कर उसका मुताला करते हैं, फिर उसे दोबारा अपने ख़ुद के पहलू के मुताबिक लिखकर पेश करते हैं। इन्हें तनकीदी मज़मून कहते हैं। जैसे कि एक राइटर ने हिंदुस्तान पर कोई मज़मून लिखा, अब दूसरा ही राइटर उनके ही लिखे गए मज़मून के बारे में बताएगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं या उसमें कोई कमी है, कोई ख़ामी है, ये सब चीज़ें। तो यानी किसी भी मज़मून या आर्टिकल पर अपनी राय ज़नी करते हैं। तनकीदी मज़मून के पहले सबक में एहतेशाम हुसैन ने खोजी, जो एक मशहूर अफसाने आज़ाद का दिलचस्प किरदार है, तो इस किरदार का उन्होंने इस सबक में मुताला किया है, उसकी खूबियों और ख़ामियों दोनों को बयान किया है। फिर खुर्शीदुल इस्लाम ने उर्दू के अहम नावल उमराव जान अता का मुताला करके इसे तनकीदी मज़मून की शक्ल के अंदर लिखा है। फिर किताब में 5 मुख्तसर अफसाने शामिल किए गए हैं। मुख्तसर अफसाने ऐसी कहानियों और किस्सों को कहते हैं जो कि एक नशस्त यानी कि एक ही पार्ट में लिखी जाती है, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज, जिसे पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, उन्हें मुख्तसर अफसाने कहते हैं। तो हमारी दरसी किताब में 5 मुख्तसर अफसानों को शामिल किया गया है। आगे लिखोगे, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत लंबे लंबे किस्सों और कहानियों का रिवाज था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लोग मुख्तसर कहानियों को पसंद करने लगे, क्योंकि ये कहानियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं होती थीं। तो लोगों को ऐसी कहानियाँ पढ़नी पसंद आती थीं जिनको पढ़ने से वक्त की बचत हो। आगे है, इस किताब का पहला मुख्तसर अफसाना बलवंत सिंह का लम्हे है, दूसरा कुरातुल ऐन हैदर का फोटोग्राफर है, तीसरा सुरेंद्र प्रकाश का बिजू का, चौथा इकबाल मजीद का सुकून की नींद है और शफ़ी जावेद का मैं और वो है। क्योंकि 5 मुख्तसर अफसाने हैं तो 5 के ही बारे में आपको लिखना है, क्योंकि किताब का हमें मुकम्मल तबसरा करना है। इसके बाद किताब का उन्वान, यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके बाद किताब का उन्वान यादें हैं। यादें यानी कि उर्दू के कई अदबियों ने अपनी ज़िंदगी के अक्सर अहम तजुर्बात और वाक़ियात को यादों के उन्वान से, यादों के नाम से मुरतब किया है, यानी कि लिखा है। यादों के बरअक्स सवाने का किरदार यानी कि सवाने हयात का किरदार वसी होता है। यादें उसी के ज़ेल में आती हैं, यानी कि सवाने हयात जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर ज़िंदगी की हर चीज़ के बारे में लिखा जाता है, मगर यादें के अंदर ज़िंदगी का कोई एक मुख्तसर किस्सा लिखकर बयान किया जाता है, यानी कि पूरी ज़िंदगी को अव्वल और आखिर डिटेल के अंदर नहीं लिखा जाता है। जबकि यादों में सवानी तसलसल को कायम रखने की शर्त ज़रूरी नहीं होती है, हर बात को डिटेल में लिखना नहीं होता है, किसी भी याद को आप लिखकर बता सकते हो। बाज़ अदीब यादों के लिए अब याद निगारी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में यादें की शक्ल में सज्जाद ज़हीर की किताब रोशनाई का एक हिस्सा है। याद रखोगे कि हमारी किताब में यादें की शक्ल में सज्जाद ज़हीर के ज़रिए लिखी गई किताब रोशनाई का एक हिस्सा है,
جس میں انہوں نے 1937 کے پنجاب کمیٹی کے سالانہ اجلاس امرتسر کی باتوں کا ذکر کیا ہے. ان یادوں کو اجلاس کی ساری ہی باتوں کو یاد کرتے ہوئے یادوں کے روپ میں 1937 کے اجلاس کی سبھی باتوں کو لکھا ہے. اب آگے لکھو گے کہ اس کے بعد کتاب میں آپ بیتی کو شامل کیا گیا ہے. خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب ہے اپنی زندگی کا حال بیان کرنا. اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے اور زندگی کا کوئی خاص قصہ یا واقعہ بھی آ سکتا ہے. ہماری درسی کتاب میں اختر الایمان کی آپ بیتی اس آباد خرابے میں کا ابتدائی حصہ ہے اور اس حصے میں اختر الایمان نے اپنے بچپن کے حالات کو بیان کیا ہے. اس کے بعد کتاب میں رپورتاز کو شامل کیا گیا ہے. رپورتاز کو انگریزی میں رپورٹ کہتے ہیں. رپورٹ کے لغوی معنی روداد یعنی کہ خبر کے ہوتے ہیں. خاص طور پر عوام کے سامنے کسی چیز یا واقعے کے بارے میں بیان دینا یا پھر اطلاع دینا. پودے کرشن چندر کا ایک طویل رپورتاز ہے جو انہوں نے حیدرآباد کانفرنس پر لکھا ہے. ہماری ٹیکسٹ بک میں کرشن چندر کے ذریعے لکھی گئی رپورتاز ہے. اب آگے لکھو گے. اس کے بعد کتاب میں انشائیہ کو شامل کیا گیا ہے. تو لفظ انشاء اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے. انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے. محققین کا خیال ہے کہ ایسے عربی لفظ ایسائی سے نکلا ہے جو لفظ انشاء کا بدل ہے. ابتدا میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں تھا مگر رفتہ رفتہ اس میں فرق پیدا ہوتا گیا. یعنی کہ پہلے مضمون اور انشائیہ کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے اندر ڈفرینس آتا گیا. یہاں تک کہ انشائیہ علیحدہ صنف یعنی کہ علیحدہ پرکار بن گئی. انشائیہ نگار اپنے خاص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باکی سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر لکھتے ہیں جو کہ انہوں نے کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو بھی انفارمیشن حاصل کی ہوتی ہے. خواجہ حسن نظامی نے اس انشائیے جس کا نام مچھر ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ مچھر یوں تو ایک حقیر اور ننھا سا پرندہ ہے لیکن انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اس کے بعد کتاب میں طنز و مزاح کو شامل کیا گیا ہے. ہنسی مذاق کی کچھ کہانیاں ہیں جسے پڑھ کر ہنسی آتی ہے. طنز و مزاح ادب میں باقاعدہ کوئی صنف نہیں ہے بلکہ بیان کرنے کا ایک اسلوب کا نام ہے. سمجھ میں آیا کہ طنز و مزاح ادب کے کسی پرکار کا اردو لٹریچر کے کسی ٹائپ کا کوئی پرکار نہیں ہے بلکہ کیا ہے بیان کرنے کا ایک پرکار ہے بات کو ہنسی مذاق کے ساتھ. اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت بہت پرانی ہے. ظفر جٹلی کو اردو طنز و مزاح کا پہلا نمائندہ کہا جاتا ہے. کنہیا لال کپور سبق غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں انہوں نے ایسے جدید شاعروں یہاں پر لکھو گے ایسے جدید شاعروں کی مزاحیہ انداز میں نقل اتاری ہے کہ شعراء کی ایسی جدت پسندی کا مذاق اڑایا ہے جس میں توازن کی کمی ہے. سمجھ میں آیا کہ جو مزاحیہ مضمون آپ کی ٹیکسٹ بک میں شامل کیا گیا ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ کنہیا لال کپور نے لکھا ہے. اس کا نام ہے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں اور شاعر نے ایسے جدید شاعروں کی مزاحیہ انداز میں نقل اتار کر شعراء کی ایسی جدت پسندی کا مذاق اڑایا ہے جو کہ جس میں توازن کی کمی ہے. یعنی کہ نئے نئے شاعروں کے اوپر انہوں نے طنز کیا ہے اس چیپٹر میں. پھر کتاب میں سفر نامہ شامل ہے جو کہ رام لال کے اپنے پاکستان کے سفر کو لکھ کر زرد پتوں کی بہار عنوان سے بیان کیا گیا ہے. آخر میں نثری حصے میں خاکہ دیا گیا ہے. خاکے سے مراد ایسی نثری صنف اردو لٹریچر کے ایک ایسے پرکار سے ہے
جس میں کسی شخصیت کی منفرد یعنی کہ خاص اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس کتاب میں احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کا خاکہ لکھا ہے۔ اب بچوں، حصہ نظم میں درسی کتاب میں 6 غزلیں شامل ہیں، جن میں الطاف حسین حالی کی غزل اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتا سے ہم، آرزو لکھنوی کی غزل اول شب و بزم کی رونق بھی تھی پروانہ بھی، معین احسن جذبی کی غزل زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، جاں نثار اختر کی غزل جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ناصر کاظمی کی غزل یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، راجندر من چندابانی کی نظم زماں مکاں تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے۔ اس کے بعد 7 نظمیں شامل ہیں، جس میں ایک طویل نظم بھی ہے۔ یاد رکھو گے کہ 6 غزلوں کے بعد کتاب کے اندر 7 نظمیں ہیں، جس میں ایک طویل نظم بھی ہے۔ سب سے پہلے ہے نظم طبع طبائی کی نظم گورے خربیاں، اقبال کی نظم روح عارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، جمیل مظہری کی نظم ارتقا، نون میم راشد کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو، عمیق حنفی کی نظم ملک بے سحر و شام، شفیق فاطمہ شیرہ کی نظم یاد نگر، پھر آخری طویل نظم ہے علی سردار جعفری کی وقت کا ترانہ۔ اب لاسٹ میں آپ نفس مضمون یعنی کہ نشکرش بھی ضرور لکھو گے، تو آپ لکھو گے کہ زیر نظر کتاب ہماری بنیادی ادبی صنفوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس سے ہم سمجھ پائے کہ اردو ادب کا کیا مطلب ہے، نثر کسے کہتے ہیں، نظم غزل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میں اردو زبان کو بہتر طریقے سے سمجھ پائی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اردو ادب سے متعلق بہت سی نئی باتوں کو جان پائی ہوں۔ 12ویں جماعت کے بعد میں اردو آنرس کروں گی اور اردو ادب کو سیکھنے میں اور سکھانے میں مدد کروں گی۔ تو بچوں، باقی کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گی، چینل کی پلے لسٹ میں ہے، پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔